गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल डेली प्लेटफॉर्म। जैसा कि आपको मालूम है, सिविल डेली प्लेटफॉर्म पर हम लोग सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं और इसी सीरीज़ में हम लोगों ने अपना नया सब्जेक्ट स्टार्ट किया है जो कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट है। और इस सब्जेक्ट के लिए ऑलरेडी 7 लेक्चर्स अपलोड कर दिए गए हैं, जहां पर हम लोगों ने प्रोडक्टिविटी को, प्लांट लेआउट एंड मटेरियल हैंडलिंग, वर्क स्टडी, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, मटेरियल परचेस एंड स्टोर मैनेजमेंट, इन सारे टॉपिक को हमने कवर कर लिया है। और इसके साथ साथ हम लोगों ने क्वालिटी कंट्रोल एंड TQM को भी कवर कर लिया है। आज के क्लास में हम लोग बेसिकली मैनेजमेंट पढ़ने वाले हैं। मैनेजमेंट को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नए नए वीडियोस जो भी अपलोड किए जाते हैं इस चैनल पे, उसे आप देख पाओ। हम लोग बात करते हैं कि मैनेजमेंट में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरियस डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, लेवल ऑफ मैनेजमेंट, देन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। डिफरेंस पढ़ेंगे हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के बीच में। साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय F.W. टेलर, ये देखेंगे हम लोग। इसके साथ साथ 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फ्योल को डिस्कस करेंगे। और एट लास्ट हम लोग प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग को समझेंगे, जो कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। लेक्चर स्टार्ट करें हम लोग, इससे पहले समझते हैं कि मैनेजमेंट का मतलब क्या है। बेसिकली मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू पीपल, बट when we complete आर अचीवमेंट, when we complete आर वर्क, उस टाइम पे हम एम्प्लॉयर या पब्लिक, जो भी बेसिकली हमारे सिस्टम में इन्वॉल्व हैं, उन सभी के सेटिस्फैक्शन के साथ जब हम लोग इस काम को कंप्लीट करते हैं, सो दैट इज नोन एज मैनेजमेंट। सो फॉर गेटिंग वर्क डन through the effort of people, management guide, correct, coordinate and control human effort toward the fulfillment of goal of the enterprises. So goal are fulfilled using 5 M's of management, that is men, material, money, machineries and methods. So going ahead, we will discuss about different definitions of management. अलग अलग लोगों ने मैनेजमेंट को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया। मैरी पार्कर फॉलेट, जो कि बेसिकली एक अमेरिकन सोशलिस्ट सोशल वर्कर हैं और साथ ही साथ ये मैनेजमेंट कंसल्टेंट भी रही हैं, इन्होंने कहा था कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। सो शी हैज़ डिफाइंड मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू effort of other people. Follett describes management as an art of directing activities of other person for reaching enterprise's goals. It also suggests that manager carries only directing function. इन्होंने कहा था कि जब हम दूसरे लोगों की एक्टिविटीज़ को, दूसरे लोगों के वर्क को हम जब इंटरप्राइज के गोल को अचीव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, सो उसे हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट बोलते हैं। इसी तरीके से हेनरी फ्योल, जो बेसिकली एक फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे और माइनिंग एग्जीक्यूटिव थे, इन्होंने एक बुक भी लिखा है, जनरल थियरी ऑफ बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, विच इज़ नोन एज फ्योलिज्म। इन्होंने कहा था कि मैनेजमेंट इज नथिंग बट अ प्रोसेस। मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस इन्होंने डिफाइन किया था। टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। फ्योल डिस्क्राइब्स मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस। इन्होंने मैनेजमेंट को एज अ प्रोसेस डिफाइन किया, प्रोसेस ऑफ 5 फंक्शंस सच एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। तो इन्होंने कहा कि मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है जहाँ पे हम लोग 5 फंक्शंस को कंप्लीट करते हैं, जहाँ पे हम लोग प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, कमांड करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। बट मॉडर्न ऑथर्स जो हैं हमारे, वो कोऑर्डिनेशन को मैनेजमेंट के एक सेपरेट फंक्शन की तरह नहीं देखते हैं। उनके हिसाब से मैनेजमेंट के ये 4 फंक्शंस जो हैं, इसी में एग्जिस्ट करता है मेरा ये 5th फंक्शन, दैट इज कोऑर्डिनेशन। आगे हम लोग अगर दूसरे डेफिनेशन की बात करें तो वेरियस डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन लुइस एलन ने डिफाइन किया था। आर्ट एंड साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप, डोनाल्ड जे क्लफ ने डिफाइन किया था। एन आर्ट ऑफ गेटिंग और इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, जॉन एफ मी ने डिफाइन किया था। इंटीग्रेशन ऑफ एफर्ट, किथ एंड लुबिनी ने डिफाइन किया था।
मैनेजमेंट एज अ ग्रुप ऑफ मैनेजर्स बैरी एम रिचमंड ने डिफाइन किया था। मैनेजमेंट के कुछ अदर डेफिनेशन, अदर इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन के बारे में बात करें तो हैरोल्ड क्नूज ने डिफाइन किया था, मैनेजमेंट is the process of designing and maintaining an environment in which individual or working together in groups efficiently accomplish a selected aim। इन्होंने कहा था कि जब कोई इंडिविजुअल किसी इन्वायरमेंट में अकेले काम करता है तो जब इन सारे के इंडिविजुअल के वर्क को अगर हम लोग एक साथ अकॉम्प्लिश कर देते हैं किसी एक सेलेक्टेड एम को पूरा करने के लिए तो उसे हम मैनेजमेंट बोलते हैं। इसी तरीके से रॉबर्ट एल ट्वेरी ने डिफाइन किया था, मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग, कंट्रोलिंग एंड ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेशन इन ऑर्डर टू अचीव कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेस असेंशियल इन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। इन्होंने कहा था कि मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है प्लान करने का, ऑर्गेनाइज करने का, एक्चुएटिंग करने का और साथ ही साथ कंट्रोल करने का, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस के ऑपरेशन को हम लोग प्लान, डिज़ाइन, ऑर्गेनाइज, एक्चुएट और कंट्रोल करते हैं ताकि हमारे ह्यूमन रिसोर्सेस, मिन मटेरियल रिसोर्सेस को हम एक कोऑर्डिनेशन के साथ इस्तेमाल करें और हमारे ऑब्जेक्टिव जो हैं उसको हम अचीव करें। इसी तरीके से क्रिंटर ने डिफाइन किया था, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ वर्किंग with others to effectively achieve organization's objective by efficiently using limited resources and changing environment। तो जब हम लोग efficient तरीके से limited resources में और चेंजिंग इन्वायरमेंट में ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए दूसरे अदर्स के एफर्ट को इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम मैनेजमेंट कहते हैं। ये क्रिटनर ने डिफाइन किया था। इसी तरीके से जॉर्ज आर टेरी इन्होंने डिफाइन किया था कि मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग एंड कंट्रोलिंग परफॉर्म टू डिटरमाइन एंड अकॉम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव बाय द यूज ऑफ पीपल एंड रिसोर्सेज। तो पीपल और रिसोर्सेज जो भी हमारे पास हैं उसका इस्तेमाल करके अगर हम एक डिफाइंड ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करते हैं, प्लानिंग करके, प्रोसेसिंग करके, ऑर्गेनाइज करके, एक्चुएट करके, कंट्रोल करके, सो डैट इज़ नोन एज मैनेजमेंट। तो समहाउ आप ये सारे डेफिनेशंस को जब स्टडी करोगे तो आपको मैनेजमेंट का एक सिंगल डेफिनेशन मिल जाएगा जो कि हमने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया कि मैनेजमेंट इज़ नथिंग बट आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू पीपल्स एफर्ट। लोगों के एफर्ट का इस्तेमाल करके जब हम किसी काम को कंप्लीट करते हैं तो उसे हम मैनेजमेंट बोलते हैं। हम लोगों ने अभी मैनेजमेंट के डेफिनेशन को स्टडी किया। अगर हम लोग लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बात करें कि मैनेजमेंट को किस तरीके से बेसिकली हम लोग किस लेवल में क्लासीफाई कर सकते हैं, सो वी कैन क्लासीफाई द मैनेजमेंट इन ट्रायंगुलर फॉर्म। जो सबसे अपर लेवल के इंडस्ट्री में इन्वॉल्व पीपल हैं, जो अपर क्लास में इन्वॉल्व हैं, उसे हम टॉप लेवल मैनेजमेंट बोलते हैं। जो मिडिल क्लास में इन्वॉल्व हैं उन्हें हम मिडिल लेवल मैनेजमेंट बोलते हैं। लोअर लेवल मैनेजमेंट या ऑपरेशनल मैनेजमेंट उन सारे लोगों को बोला जाता है जो मैनेजमेंट के सबसे लोअर कैटेगरी में आते हैं। तो बेसिकली जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसमें कौन कौन बेसिकली एग्जिस्ट करता है, जो आपकी कंपनी का CEO है, कंपनी का MD है, GM है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। और इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है किसी भी ऑब्जेक्टिव को सेट करना, प्लानिंग करना और डिसीजन बनाना। जबकि जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है उसमें HODs आते हैं, ब्रांच मैनेजर आते हैं, फिनेंशियल मैनेजर आते हैं, परचेज मैनेजर आते हैं। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है जो भी डिसीज़न बनाई गई है टॉप लेवल मैनेजमेंट की तरफ से उस डिसीज़न को इम्प्लीमेंट करवाना और टॉप लेवल मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना। इन द सेम वे अगर हम लोग लोअर लेवल मैनेजमेंट के बारे में बात करें या ऑपरेशनल मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पे फोरमैन आते हैं, प्लांट के सुपरिटेंडेंट्स आते हैं, सुपरवाइज़र आते हैं, सेक्शन ऑफिसर आते हैं। इनका काम क्या होता है, इनका काम ये होता है कि डे टू डे ऑपरेशंस को जो है कंप्लीट करवाना, वर्कर्स को कंट्रोल करना, साथ ही साथ सुपरवाइज करना। तो अलग अलग इंडस्ट्री में इन्वॉल्व पीपल का अलग अलग मैनेजमेंट में रोल होता है। जहाँ पे हम लोगों ने टॉप लेवल में जो इन्वॉल्व पीपल हैं उनको देखा, उन्हें हम टॉप लेवल मैनेजमेंट बोल सकते हैं। मिडिल लेवल में इन्वॉल्व जो पीपल हैं उन्हें हमने देखा, उसे हम मिडिल लेवल मैनेजमेंट बोल सकते हैं। इसी तरीके से
लोअर लेवल मैनेजमेंट या ऑपरेशनल मैनेजमेंट लोअर लेवल के मैनेजमेंट बॉडी को बोला जाता है. बट देर आर टू थिंग्स, फर्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेशन, सेकेंड इज मैनेजमेंट. तो एडमिनिस्ट्रेशन एक तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैनेजमेंट दूसरी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के बीच में डिफरेंस क्या है इसे हम समझ लेते हैं. बेसिकली जब हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे वर्क को इफ़िशिएंट तरीके से इम्प्लीमेंट करवाना, वर्किंग प्रोसेस को किसी भी रूल का प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन कराना, एडमिनिस्ट्रेट करना, ये पावर कौन सी बॉडी के पास आता है? एडमिनिस्ट्रेशन वाली बॉडी के पास आता है. जबकि अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में बेसिकली वर्क को मैनेज करने का जो काम है ये मैनेजमेंट बॉडी के पास आता है. लेकिन एक इंडस्ट्री में जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, जितने भी वर्कर होते हैं, जितने भी मैनेजर होते हैं, उनके बीच में ये दोनों तरह के पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है. तो किसके पास कितना पावर होता है, कौन सा पावर होता है, उसे हम डिस्कस कर लेते हैं. अगर हम पावर के बारे में बात करें, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के बारे में बात करें, तो इसका ट्रायंगल कुछ इस तरीके से आप बना सकते हो, जहाँ पे टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास सबसे ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट के पास उससे थोड़ा कम एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होता है और लोअर लेवल मैनेजमेंट के पास सबसे कम एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होता है. तो अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो सुपरवाइज़र के पास आप ये देख सकते हो कि ये एक लाइन है जो कि डिनोट कर रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को, और ये डिफाइन कर रहा है मैनेजमेंट पावर को या मैनेजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी को. इसी तरीके से अगर आप मैनेजर के केस में देखोगे तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थोड़ा सा बढ़ जा रहा है, जबकि आपकी जो मैनेजिंग रोल है, मैनेजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कुछ कम हो जा रही है. आप मैनेजिंग डायरेक्टर के बारे में बात करोगे तो इनके पास सब ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है और मैनेजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बात करोगे तो इनके पास सबसे ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है और मैनेजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे कम है. तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट को किसी एक सिंगल एम्प्लॉय में अगर हम ढूंढने की कोशिश करें तो ये पावर दोनों के पास अवेलेबल होता है, लेकिन इसकी जो क्वांटिटी है ये इस बात पे डिपेंड करती है कि वो कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट में एग्जिस्ट करता है. मैनेजमेंट कैन बी अंडरस्टूड एज द स्किल ऑफ गेटिंग वर्क डन फ्रॉम अदर्स. It is not exactly same as administration, which alludes to the process of effectively administrating the entire organization. अभी हम लोग थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं ताकि हमें अच्छे से पता चल जाए कि मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में क्या डिफरेंस है. मीनिंग की बात करें तो बेसिकली मैनेजमेंट एन ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ मैनेजिंग पीपल एंड थिंग्स ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड मैनेजमेंट. लेकिन अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, द प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग एन ऑर्गेनाइजेशन बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल इज नोन एज एडमिनिस्ट्रेशन. और एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वैरी करता है. किसी इंडस्ट्री में आपको एडमिनिस्ट्रेटिंग बॉडी अलग से देखने के लिए मिलते हैं, जबकि मैनेजिंग बॉडी अलग से देखने के लिए मिलते हैं. लेकिन आपको कुछ इंडस्ट्री में ऐसा भी होगा जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर और मैनेजिंग पावर का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो लेवल के हिसाब से, लेवल के अकॉर्डिंग वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं उसके बीच में किया जाता है. अथॉरिटी की बात करें तो बेसिकली मैनेजमेंट के लिए अथॉरिटी कौन है? अथॉरिटी मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल है. जबकि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कौन अथॉरिटी है? टॉप लेवल मैनेजमेंट है. रोल के बारे में बात करें तो मैनेजमेंट का क्या रोल होता है? एग्जीक्यूट करवाना. जबकि एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल होता है? डिसीजन बनाना. अगर हम लोग कंसर्न के बारे में बात करें कि कौन किसके साथ कंसर्न है, तो मैनेजमेंट पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के साथ कंसर्न है, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी फॉर्मुलेशन के साथ कंसर्न है. एरिया ऑफ ऑपरेशन की बात करें तो मैनेजमेंट बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर काम करती है, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन के पास खुद पूरा का पूरा पावर होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का. अगर हम लोग एप्लीकेबल के बारे में बात करें कि कौन सी बॉडी कहाँ एप्लीकेबल है, तो मैनेजमेंट प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल है, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट ऑफिसेस, मिलिट्री क्लब्स, बिजनेस इंटरप्राइजेस, हॉस्पिटल्स, रिलीजियस प्लेसेस, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे इम्प्लीमेंटेबल है. अगर हम लोग एप्लीकेबल के बाद डिसाइड्स के बारे में बात करें कि किसकी डिसीजिव पावर में क्या क्या आता है, तो बेसिकली मैनेजमेंट ये डिसाइड करती है
कि किसी काम को कौन कंप्लीट करेगा और किसी काम को कब किया जाएगा। ये पावर, ये डिसिसिव पावर किसके पास होता है? मैनेजमेंट के पास होता है। जबकि एडमिनिस्ट्रेशन ये डिसाइड करती है कि क्या काम किया जाएगा और कब किया जाएगा। सो व्हाट शुड बी डन एंड व्हेन इट शुड बी डन, ये एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के अंदर आता है। लेकिन अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो हु विल डू द वर्क एंड हाउ विल इट बी डन। सो वर्क के बारे में बात करें कि वर्क किसका क्या है, तो मैनेजमेंट का काम क्या है? पुटिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज इनटू एक्शन। पुटिंग प्लान्स एंड पॉलिसी इनटू एक्शन इज डन बाय मैनेजमेंट। बट administration basically involves in formulation of plans, framing policies and setting objective. So मैनेजमेंट का फोकस क्या होता है? वर्क को मैनेज करने में, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन का फोकस क्या होता है? मेकिंग बेस्ट पॉसिबल अलोकेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, बेस्ट पॉसिबल तरीके से रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना। अगर हम लोग फंक्शन की बात करें तो मैनेजमेंट का फंक्शन क्या होता है? एग्जीक्यूटिव फंक्शन होता है और गवर्निंग फंक्शन होता है। जबकि एडमिनिस्ट्रेशन का फंक्शन क्या होता है? लेजिस्लेटिव एंड डिटर्मिनेटिव। तो ये कुछ डिफरेंसेस हो गए जिससे हमें ये पता चलता है कि इनके पावर के बीच का क्या डिफरेंस होता है और बेसिकली इनके वर्क डन के, इनके फंक्शंस में, इनके रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या डिफरेंस होता है एडमिनिस्ट्रेशन में और मैनेजमेंट में। अब हम लोग बात करने वाले हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय F.W. टेलर। So in 1909, Taylor published a book, The Principle of Scientific Management. In this book, he proposed that by optimizing and simplifying jobs, प्रोडक्टिविटी वुड इंक्रीज। इन्होंने कहा कि अगर हम जॉब को ऑप्टिमाइज करें, जॉब को सिंप्लीफाई करें तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगी। ही ऑल्सो advised the idea that worker and manager needed to cooperate with one another. इन्होंने कहा कि जो वर्कर हैं, जो मैनेजर हैं, उनको एक दूसरे को कोऑपरेट करना चाहिए। दिस वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वे वर्क वाज टिपिकली डन इन बिजनेस। तो ये कंप्लीट डिफरेंट था उस टाइम से पहले जो काम करने का प्रोसेस था उसके अकॉर्डिंग। A factory manager at that time had very little contact with the worker and he left them on their own to produce the necessary product. तो पहले क्या होता था कि फैक्ट्री के जो मैनेजर हैं उनका बहुत लेस कांटेक्ट होता था वर्कर के साथ, और वो वर्कर को अपना काम करने के लिए एक तरह का कोऑर्डिनेशन सिस्टम अच्छा नहीं था। There was no standardization and a worker's main motivation was often continued employment, so there was no incentive to work as quickly as efficiently as possible. तो यहाँ पे इस तरह की कोई इंसेंटिव प्लान नहीं थी। जैसे कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है कि मैनेजमेंट, ये जो मैनेजमेंट सिस्टम है ये 1700 में बेसिकली इंट्रोड्यूस हो जाता है, लेकिन इसमें जो बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन है वो 1900 में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। और इसी रिवॉल्यूशन में हम लोग बात कर रहे हैं F.W. टेलर के 4 साइंटिफिक प्रिंसिपल के बारे में। सो 4 साइंटिफिक प्रिंसिपल F.W. टेलर का क्या था उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो पहला प्रिंसिपल इनका था रिप्लेस वर्किंग बाय रूल ऑफ थंब और सिंपल हैबिट एंड कॉमन सेंस एंड इंस्टेड यूज साइंटिफिक मेथड टू स्टडी वर्क एंड डिटरमाइन द मोस्ट एफिशिएंट एंड वे टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। इन्होंने कहा कि जो हमारा रूल ऑफ थंब सिंपल वर्किंग सिस्टम है, सिंपल हैबिट है, कॉमन सेंस से जो हम लोग काम करते हैं उसे हम साइंटिफिक मेथड से रिप्लेस कर दें, वर्क स्टडी करें और हम लोग मोस्ट एफिशिएंट तरीका फाइंड करके निकालें किसी काम को करने का। ये इनका पहला प्रिंसिपल था। सेकेंड प्रिंसिपल में इन्होंने कहा रेदर देन सिंपली असाइनिंग वर्क to just any job, match workers to their job based on capability and motivation and train them to work at maximum efficiency. उन्होंने कहा कि किसी भी वर्कर को कोई भी जॉब देने से बेहतर है कि जो वर्कर जिस काम के लिए इफ़िशियंट हैं, कैपेबल हैं, उन्हें वो काम दें और उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से उन्हें काम का डिस्ट्रीब्यूशन दें और उन्हें मोटिवेशन दें, उन्हें ट्रेन करें ताकि मैक्सिमम एफिशिएंसी गेन हो सके। ये उनका सेकंड प्रिंसिपल था। थर्ड प्रिंसिपल था मॉनिटर वर्कर्स परफॉर्मेंस एंड प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन एंड सुपरविजन टू इंश्योर दैट दे आर यूजिंग द मोस्ट एफिशिएंट वेज ऑफ वर्किंग। उन्होंने कहा कि
वर्कर के जो परफॉर्मेंस है उसको मॉनिटर किया जाए, इंस्ट्रक्शन दिया जाए और सुपरविज़न किया जाए। साथ ही साथ हमें एक तरह का हम इंश्योर हो जाएं कि हमारी जो वर्कर हैं वो हमारे वर्कर मोस्ट एफिशिएंट तरीके से काम कर रहे हैं। ये इनका थर्ड प्रिंसिपल था। फोर्थ प्रिंसिपल में इन्होंने कहा allocate the work between managers and workers so that the manager spend their time planning and training, allowing the workers to perform their task efficiently। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि जो हमारे पास वर्कर और मैनेजर हैं उनको उनका काम करने के लिए, जैसे वर्कर को अपने एफिशिएंट तरीके से उनके ड्यूटी परफॉर्म करने दिया जाए, जबकि जो मैनेजर हैं उन्हें टाइम प्लानिंग और ट्रेनिंग और ये सारे वो चीज़ों के लिए उन्हें टाइम दिया जाए। तो ये इनका फोर्थ प्रिंसिपल था और यही फोर्थ प्रिंसिपल जो हमारे एफ.डब्ल्यू. टेलर का था, इन्हें साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ एफ.डब्ल्यू. टेलर बोला जाता है। इनके कुछ प्रिंसिपल में कुछ क्रिटिक्स भी थे, क्रिटिक्स ऑफ टेलरिज्म भी इन्हें कहा जाता है। इन क्रिटिक्स को टेलर्स के जो बेसिकली 4 साइंटिफिक प्रिंसिपल थे उसमें कहा गया कि टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी प्रमोट्स द आइडिया दैट there is one right way of doing something, such as it is at odds with current approaches such as MBOs, management by objective continuous improvement, initiative BPR, that is business processing re-engineering and other tools like them. These promote individual responsibility and seek to push decision making through ऑल लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले इनके क्रिटिक्स में ये बताया गया है कि ये वन राइट वे पे बिलीव करते हैं। इनका जो प्रिंसिपल है वो वन राइट वे को बेसिकली डिस्क्राइब करता है कि किसी भी काम को करने का जो राइट तरीका है वो एक सिंगल अवेलेबल है, जबकि जो हमारे करंट अप्रोचेस थे जिसमें कि MBO डेट इज़ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव था, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट था और BPR था, ये उससे थोड़ा सा ऑपोजिट था। तो जिसके चलते इसे इस एफ.डब्ल्यू. टेलर के जो प्रिंसिपल है इसके क्रिटिक्स में इसे गिना गया। आगे चलते हैं हम लोग एफ.डब्ल्यू. टेलर के 14 प्रिंसिपल के, हेनरी फेयोल के 14 प्रिंसिपल के बारे में हम लोग बात करते हैं कि इनका 14 प्रिंसिपल क्या है। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया कि हेनरी फेयोल एक फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे, माइनिंग एग्जीक्यूटिव थे। तो इनके जो 14 प्रिंसिपल हैं वो बेसिकली कोई प्रिंसिपल नहीं है, ये इन्होंने जो डे टू डे मैनेजिंग सिस्टम है, अपने वर्किंग टाइम में जो डे टू डे मैनेजिंग सिस्टम है और जो इन्होंने बेसिकली काम करने से जो इन्होंने एनालिसिस किया, उस एनालिसिस को इन्होंने प्रिंसिपल के फॉर्म में लिखा ताकि जो है हमारे वर्क को बेहतर किया जा सके। सो इट वॉज द रियलिटी दैट फेयोल्स डे टू डे मैनेजिंग, सीइंग दैट वर्क दैट what didn't that informed his 14 principle of management. By focusing on administrative other technical skill, the principle are some of the earliest example of treating management as a profession। तो कहीं ना कहीं इनके जो 14 प्रिंसिपल थे और इनका जो सिस्टम था वो बहुत अर्लियर मैनेजमेंट अप्रोच में काउंट किया जाता है। सो डिवीज़न, इनका जो पहला प्रिंसिपल है डिवीज़न ऑफ वर्क, उसके बारे में बात कर लेते हैं। इन्होंने कहा असाइन ईच एम्प्लॉय अ टास्क दैट दे कैन बिकम प्रोफिशिएंट एट, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज एज एम्प्लॉयज बिकम मोर स्किल्ड, अश्योर्ड एंड एफिशिएंट। टुडेज एक्सपर्ट स्टिल वॉर्न्स अगेंस्ट मल्टीटास्किंग। तो सबसे पहले इन्होंने कहा कि जो एम्प्लॉय हैं उनको स्पेसिफिक टास्क दिया जाए, उन्हें मल्टीटास्किंग में इस्तेमाल ना किया जाए ताकि जो वो प्रोफिशिएंट बन सकें, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, एम्प्लॉय जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्ड, अश्योर्ड और एफिशिएंट हो। इन्होंने अपने सेकंड प्रिंसिपल में कहा मैनेजर मस्ट पोजेस द अथॉरिटी टू गिव ऑर्डर एंड रिकॉग्नाइज विथ अथॉरिटी बिकम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इन्होंने सेकंड प्रिंसिपल में कहा कि मैनेजर्स जो है मैनेजर को जो है एक अथॉरिटी के तौर पर जो है इस्तेमाल किया जाना चाहिए, अथॉरिटी टू गिव ऑर्डर, और इन्हें अथॉरिटी की तरह रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल करें। इसके बाद इन्होंने थर्ड में कहा डिसिप्लिन के बारे में कि एवरीवन शुड फॉलो द रूल्स। फोर्थ में इन्होंने कहा यूनिटी ऑफ कमांड के बारे में। फेयोल ने कहा कि एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम वन सुपरवाइजर ओनली, ताकि जो कमांड की यूनिटी है वो बनी रहे। यूनिटी इन डायरेक्शन में इन्होंने कहा कि ऑल एम्प्लॉय डिलीवर द सेम एक्टिविटीज दैट कैन बी लिंक्ड
टू द सेम ऑब्जेक्टिव, मतलब कि जो भी एम्प्लॉय जो भी काम कर रहे हैं वो सारे एक तरह के वर्क करें ताकि उन्हें सेम ऑब्जेक्टिव के तरह इस्तेमाल किया जा सके, सेम ऑब्जेक्टिव के अचीवमेंट के लिए। ऑल एक्टिविटीज़ मस्ट बी कैरिड आउट बाई वन ग्रुप दैट फॉर्म्स अ टीम। These activities must be described in a plan of action। तो जिन एम्प्लॉय को भी जो भी काम देना है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, उसके बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन जो है वो प्लान ऑफ एक्शन में मेंशन होना चाहिए पहले से। इसके बाद इन्होंने कहा सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, कि जितने भी लोग हैं जो बेसिकली किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े होते हैं उनका अपना एक पर्सनल इंटरेस्ट होता है। तो जो पर्सनल इंटरेस्ट है वो सारे इंटरेस्ट का जो सबऑर्डिनेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के तरफ होना चाहिए। सो देयर आर ऑलवेज ऑल काइंड ऑफ इंटरेस्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इन ऑर्डर टू हैव एन ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस वेल, हेनरी फ्योल इंडिकेटेड दैट पर्सनल इंटरेस्ट आर सबऑर्डिनेट टू द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद इन्होंने रिम्यूनरेशन के बारे में बात किया। रिम्यूनरेशन में हम लोग मोटिवेशन एंड प्रोडक्टिविटी जो है वो मोटिवेशन एंड प्रोडक्टिविटी आर क्लोज टू वन अनदर एज फॉर एज स्मूथ रनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज कंसर्न्ड। तो जहाँ पे मोटिवेशन है वहीं पे प्रोडक्टिविटी है, अगर हम लोग किसी इंडस्ट्री को कंसिडर करें तो। रिम्यूनरेशन शुड बी सफिशिएंट टू कीप एम्प्लॉय मोटिवेटेड एंड प्रोडक्टिव। तो अगर हम अपने एम्प्लॉय को प्रोडक्टिव रखना चाहते हैं, एम्प्लॉय को मोटिवेटेड रखना चाहते हैं, तो हमें रिम्यूनरेशन करना चाहिए। इसके लिए हमें दो तरह के हमारे पास मेथड हैं। पहला है नॉन मॉनेटरी मेथड और दूसरा है मॉनेटरी मेथड। नॉन मॉनेटरी मेथड में एम्प्लॉय को कॉम्प्लीमेंट दे करके, उन्हें ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे करके, उन्हें क्रेडिट दे करके हम उनको रिम्यूनरेट कर सकते हैं। जबकि मॉनेटरी मेथड में हम उन्हें कॉम्पनसेशन दे के, बोनस दे के और फिनेंशियल सपोर्ट दे करके उन्हें रिम्यूनरेट कर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने बात किया डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन के बारे में। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? सेंट्रलाइजेशन इम्प्लाइज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी एट द टॉप लेवल मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव बोर्ड, शेयरिंग ऑफ अथॉरिटीज फॉर द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस विथ लोअर लेवल, मिडिल लेवल एंड lower level management. It is referred to decentralization by Henry Fayol. Henry Fayol indicated that an organization should strive for a good balance in this. तो चूँकि जैसा कि हम लोग सेंट्रलाइजेशन सिस्टम में देखते हैं, सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी डिसीजन मेकिंग पावर है उसका कंप्लीट सेंट्रलाइज कर देना टॉप लेवल मैनेजमेंट पे। तो हेनरी फेयोल ने कहा कि एक अच्छा बैलेंस होना चाहिए जिसमें कि सारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट के पास अपना एक डिसीजन मेकिंग पावर होना चाहिए। और ये डिसीजन मेकिंग पावर अगर हमारे अलग अलग लेवल के पास होता है एक बैलेंस सिस्टम में, तो हमारा ये किसी भी इंडस्ट्री के लिए ये बेनिफिशियल होता है। इसके बाद इन्होंने कहा कि हमारे पास स्केलर चेन सिस्टम होना चाहिए। स्केलर चेन सिस्टम में इन्होंने कहा कि दिस वैरीज फ्रॉम सीनियर मैनेजमेंट टू द लोएस्ट level of in an organization. Henry Fayol's hierarchy management principle states that there should be a clear line of area of authority from top to the bottom, all managers at all level. इन्होंने कहा कि हमारे जो बेसिकली पावर्स हैं, हमारे जो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी हिरार्की प्रॉपर मेंटेन होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमारे हर एक को अपना एरिया, अपना फील्ड पता होना चाहिए कि उनके एरिया ऑफ अथॉरिटी क्या है, उनकी एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ताकि कोई भी एक जो इंडिविजुअल एरिया है वो किसी तरीके से किसी न किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आए और किसी न किसी की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को के अंदर लाई करे। वहाँ पे कोई एक मैनेजमेंट की बॉडी किसी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से, किसी एक एरिया के रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो अपने आप को डिटैच ना कर पाए। तो इसके लिए इन्होंने स्केलर चेन सिस्टम के बारे में बताया कि एक क्लियर लाइन इन द एरिया ऑफ अथॉरिटी वो एग्जिस्ट होना चाहिए। इसके बाद इन्होंने ऑर्डर के बारे में बताया कि एम्प्लॉय इन एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव द राइट सोर्स एट देयर डिस्पोजल सो दैट दे कैन फंक्शन प्रॉपरली। तो इन्होंने कहा कि जो भी एम्प्लॉय किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनके पास राइट सोर्स होना चाहिए डिस्पोजल के लिए, ताकि वो प्रॉपरली फंक्शन कर पाएँ। इन एडिशन उन्होंने कहा कि सोशल ऑर्डर जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर्स
द वर्क इन्वायरमेंट मस्ट बी सेफ, क्लीन एंड टाइडी। इसके बाद इन्होंने इक्विटी के बारे में बात किया। इन्होंने कहा कि इक्विटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी ऑफन अकर्स इन द कोर वैल्यू ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट में जो इक्विटी है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कोर वैल्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट करनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल, एम्प्लॉय मस्ट बी ट्रीटेड काइंडली एंड इक्वली। हर एक एम्प्लॉय को काइंडली और इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए। स्टेबिलिटी इन द टेन्योर ऑफ पर्सनल, की किसी भी एम्प्लॉय की जो टेन्योर है उसमें एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए। इसके बारे में इन्होंने बात किया। इन्होंने कहा डिप्लॉयमेंट एंड मैनेजिंग ऑफ पर्सनल and this should be in balance with the service that is provided from the organization. Management strives to minimize employee turnover and to have the right staff in the right place. Focus area such as frequent change of position, sufficient development must be managed well. तो इन्होंने कहा कि डिप्लॉयमेंट जो है किसी भी मैनेजिंग अथॉरिटी की या मैनेजिंग पर्सनल की, वो एक बैलेंस तरीके से होनी चाहिए। और ये सर्विस जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में, बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है कि ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है कि वो मिनिमाइज़ करे एम्प्लॉय को, और इसके लिए जो है वो एम्प्लॉय को अलग अलग जगह में अलग अलग फ्रीक्वेंट चेंज के साथ इस्तेमाल कर सके। तो मैनेजमेंट के पास बेसिकली हम लोग ये बोल सकते हैं कि सफिशिएंट डेवलपमेंट होना चाहिए एम्प्लॉयज़ के अंदर कि वो प्रॉपरली मैनेज्ड हो पाएँ। इसके बाद इन्होंने इनिशिएटिव के बारे में बात किया। इन्होंने कहा दिस इनकरेजेस इंटरेस्ट एंड इन्वॉल्वमेंट एंड क्रिएट्स एडेड वैल्यू फॉर द कंपनी, अगर हम लोग इनिशिएटिव लेते हैं तो। इसके बाद इन्होंने कहा स्पिरिट डेकॉप्स। इस प्रिंसिपल में इन्होंने कहा कि द मैनेजमेंट प्रिंसिपल स्पिरिट डेकॉप्स इज द 14th प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, स्टैंड बाय स्ट्राइविंग फॉर द इन्वॉल्वमेंट एंड यूनिटी ऑफ द एम्प्लॉय। Managers and only managers are responsible for the development of moral in the workplace, individually and in the area of communication. ये इनके 14 प्रिंसिपल में कहा कि मैनेजर किसी भी एरिया ऑफ कम्युनिकेशन में, किसी भी वर्क प्लेस में जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट ऑफ मोरल, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। बेसिकली अगर हम लोग मैनेजमेंट के फंक्शंस की बात करें, देयर आर 5 to 6 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। हम लोग यहाँ पे इसको 5 फंक्शंस के रूप में स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट इज़ प्लानिंग, सेकेंड इज़ ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड इज़ स्टाफिंग, फोर्थ इज़ डायरेक्टिंग एंड फिफ्थ इज़ कंट्रोलिंग। तो एक एक फंक्शन का क्या मतलब होता है इसको हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। सो प्लानिंग, जब हम प्लानिंग की बात करते हैं, इट इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इट डील्स विथ checking out a future course of action and deciding in advance the most appropriate course of action for achievement of predetermined goal। तो प्लानिंग का मतलब क्या होता है? फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन प्रिपेयर करना ताकि किसी भी प्रीडिटरमाइंड गोल को फ्यूचर में अचीव किया जा सके। नूज ने कहा था कि प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस। प्लानिंग का मतलब क्या है? ये एक तरह का डिसीजन है एडवांस में, what to do, when to do, how to do. It bridges the gap between where we are and where we want to be. So a plan is a future course of action. It is an exercise in problem solving and decision making. Planning is determination of course of action to अचीव द डिज़ायर्ड गोल। तो प्लानिंग क्या करता है? प्लानिंग बेसिकली जो हमारे डिज़ायर्ड गोल है उसको अचीव करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स लेने हैं उसके बारे में बताता है। बात करते हैं हम लोग अपने अगले फंक्शन के बारे में, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग एक तरह का प्रोसेस है जहाँ पे हम लोग सारे फिज़िकल, फिनेंशियल, ह्यूमन रिसोर्सेस, ये सारे रिसोर्सेस को हम लोग एक साथ लाते हैं और प्रोडक्टिव रिलेशनशिप डेवलप करते हैं अचीवमेंट ऑफ गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए। हेनरी फ्योल ने कहा था टू ऑर्गेनाइज अ बिजनेस इज़ टू प्रोवाइड इट with everything useful or its functioning, that is raw material, tools, capital and personals। तो बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग पार्ट में हम लोग हमारे जो भी रिसोर्सेस हैं उन सारे रिसोर्सेस को हम लोग यूज़फुल तरीके से इस्तेमाल करें और यूज़फुल तरीके से इस्तेमाल करें ताकि हमारी जो ऑब्जेक्टिव है वो कंप्लीट हो सके।
ऑर्गेनाइजिंग की में कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व हैं, इसमें बेसिकली हम लोग आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ करते हैं, क्लासिफिकेशन एंड ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ करते हैं, इसके साथ साथ हम लोग असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ करते हैं, डिलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज़ एंड क्रिएशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हैं, और कोऑर्डिनेशन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप्स करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग पार्ट में हम लोग सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी एक्टिविटी करनी है, क्लासीफाई करते हैं ग्रुप के फॉर्म में, इसके बाद हम लोग ड्यूटी को असाइन करते हैं, इसके बाद हम लोग ऑथोरिटी डिलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड क्रिएशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हैं, इसके बाद हम लोग कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप को ऑर्गेनाइज करते हैं। बात करते हैं स्टाफिंग के बारे में। स्टाफिंग मीन्स व्हाट? स्टाफिंग मीन्स इट इज़ द फंक्शन of manning the organization structure and keeping it manned. Staffing has assumed greater importance in the recent year due to advancement of technology, increases in size of business, complexity of human behavior. तो टाइम के साथ हमारी इंडस्ट्री मॉडर्नाइज हो रही है और वर्कर्स जो हैं उनके स्किल्ड का जो एक्सटेंड है वो बड़ा हो रहा है। तो इसके साथ साथ हमें अलग अलग तरह के ह्यूमन रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है और ह्यूमन रिसोर्सेज को बेसिकली एक इंडस्ट्री को मैन्ड रखने के लिए हमें अलग अलग तरह के कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर को फेस करना पड़ता है। तो स्टाफिंग में क्या क्या हम लोग इस पार्ट में क्या क्या करते हैं? मेन पावर के साथ डील करते हैं, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट के साथ डील करते हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के साथ डील करते हैं, रिम्यूनरेशन के साथ डिस्कस करते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल के साथ डिस्कस करते हैं, प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र के साथ डिस्कस करते हैं। ये सारे प्रोसेस कहाँ पे किए जाते हैं? ये सारे प्रोसेस स्टाफिंग में किए जाते हैं। आगे अगर हम लोग डायरेक्टिंग की बात करें, सो डायरेक्टिंग इट इज़ अ पार्ट ऑफ मैनेजरियल फंक्शन which actuate the organizational method to work efficiently for achievement of organizational purposes. It is considered life spark of an enterprise which sets it in motivation and the action of people because planning, organizing and staffing are the mere preparation for doing the work. तो जब हम डायरेक्शन की बात करते हैं या डायरेक्टिंग बोल रहे हैं हम, तो हमारे पहले हमने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग को पढ़ा। हम प्लान प्रिपेयर कर लेते हैं, हम सारे ऑर्गेनाइजिंग पार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं, स्टाफिंग कर लेते हैं, लेकिन जब तक हम उसे एक डायरेक्शन प्रोवाइड ना करें तो कहीं ना कहीं हमारा वर्क स्टार्ट नहीं हो सकता। तो डायरेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इफ़िशियंट वर्क और अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस के लिए। हम लोग यहाँ पे सुपरविज़न करते हैं, मोटिवेशन करते हैं, लीडरशिप डेवलप करते हैं और कम्युनिकेशन करते हैं। इसके साथ हम लोग अगर कंट्रोलिंग की बात करें, सी कंट्रोल हैज़ डिफरेंट मीनिंग एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। It implies measurement of accomplishment against the standard and correction of deviation in if any to ensure achievement of organization's goal. The purpose of controlling is to ensure that everything occurs in a conformities with the standard. तो कंट्रोलिंग पार्ट या कंट्रोलिंग में हम लोग ये करते हैं कि हमारी जो भी वर्क है वो कॉन्फर्मिटीज़ के साथ स्टैंडर्ड तरीके से चल रही है कि नहीं चल रही है, इस चीज़ को हम लोग इंश्योर करते हैं। सो कंट्रोल करने के लिए हमें तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि स्टैब्लिश करेंगे हम लोग कि हमारा स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस क्या है। इसके बाद हम लोग ये मेज़र करेंगे कि हमारी करंट परफॉर्मेंस क्या है, और इसके बाद हम लोग कंपेयर करेंगे हमारे एक्चुअल परफॉर्मेंस और हमारे स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के बीच में, और डेविएशन को फाइंड करेंगे अगर कोई एग्जिस्ट कर रहा है तो। सो दिस पार्ट इज़ नथिंग बट कंट्रोलिंग। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट मैनेजमेंट को डिस्कस कर लिया और हम लोगों ने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको पूरे चैप्टर में किसी भी तरह के डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, आप इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, और इसके बाद भी अगर आपको किसी तरह की क्वेरी है तो आप इस पे जानकारी ले सकते हो। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। अभी तक अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया।